प्यारे बच्चों, सेंट्रल एकेडमी गुड्डा कोठी की ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सरजीत रसकनिया, मैथ्स फैकल्टी, आज आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यानी आयु के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आयु की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में देखें। आयु का नोटेशन क्या होता है, यानी संकेत क्या होता है, यानी आयु को किस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले आयु की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या होती है। तो आयु क्या होता है, संख्याओं और फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ये जो संख्याएं और फलन है, इन संख्याओं और फलनों को आयु के अवयव एलिमेंट या प्रविष्टियां कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में अपन ने बात कर ली। इसका संकेत क्या होता है, तो संकेत के बारे में अपन देखते हैं कि जो संकेत होता है आयु का, वो बड़ा ब्रैकेट होता है, यानी इस बड़े ब्रैकेट के द्वारा इन संख्याओं और फलनों को अरेंज किया जाता है, यानी इनको व्यवस्थित किया जाता है। जैसे मेरे पास में कोई संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन संख्याओं को जब मैं इस बड़े ब्रैकेट में अरेंज करूंगा तो वो कुछ इस प्रकार से अरेंज कर रहा हूं। जैसे मैंने 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन संख्याओं को मैंने अरेंज कर दिया। अब ये तो क्या हो गया, इसका संकेत, यानी संकेत क्या हो गया, आयु का एक बड़ा ब्रैकेट हो गया। अब इन संख्याओं और फलनों को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं या क्या कहते हैं, प्रविष्टियां कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इन अवयव या फलनों के मध्य कभी कोमा का यूज नहीं किया जाता, यानी इन फलनों और संख्याओं के मध्य कोमा का यूज नहीं किया जाता। ये संख्याएं और फलन क्या हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं या फिर सम्मिश्र संख्याएं हो सकती हैं। तो संकेत तो क्या हो गया, अपने पास में एक बड़ा ब्रैकेट हो गया। डेफिनेशन अपन ने देख ली, क्या देख ली कि संख्याओं और फलनों के एक आयताकार क्रम विन्यास को क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, तो जो रेखिक समीकरण निकाय है, यानी अपन ने छोटी क्लासों में रेखिक समीकरण पढ़े थे, तो रेखिक समीकरण यानी एक से अधिक जो समीकरण होती हैं उनको निकाय कह देते हैं। तो रेखिक समीकरण जैसे मेरे पास में ये है a1x + b1y = c1, दूसरा है a2x + b2y = c2। इन रेखिक समीकरण निकाय को हल करने के लिए क्या काम में आता है, आयु काम में आता है, यानी मैट्रिक्स को काम लिया जाता है। इसके बाद में देखो क्या होता है, इन जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, यानी बड़ी जो रेखाएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, पंक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्तियां कहते हैं। इंग्लिश में इसे रो कहा जाता है। यानी पड़ी हुई रेखाएं या फिर क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं, पंक्तियां कहते हैं। और खड़ी हुई रेखाओं को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। दोबारा सुनना, पड़ी हुई रेखाओं को या क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं, पंक्ति या फिर रो कहते हैं। खड़ी हुई रेखाओं को या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसके बाद में देखो, अगर मैं इसके क्रम की बात करूं, यानी आयु का जो क्रम है वो क्या होगा, आयु का क्रम, आयु के क्रम की जब मैं बात करूं, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अपने पास में कोई संख्याएं थी और इन संख्याओं को मैंने व्यवस्थित कर दिया, किसमें, एक बड़े ब्रैकेट में व्यवस्थित कर दिया, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पड़ी हुई रेखाएं हैं वो कितनी है, 2। तो पड़ी हुई रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 2, और खड़ी हुई रेखाओं की संख्या कितनी है, 3। तो ये तो हो गया इनका क्रमिक युग्म। क्या हो गया, क्रमिक युग्म हो गया। अब
इसमें पड़ी हुई संख्या कितनी थी? 2 थी और खड़ी हुई संख्या कितनी थी? 3 थी। यानी इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 2 और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी पंक्तियों की संख्या आपके पास में हो गई 2 और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई आपके पास में? 3 हो गई। तो जब आलू का आप क्रम लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? पंक्तियों की संख्या लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? पंक्तियों की संख्या लिखोगे। मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, 2 3 4 5 6 और 7। तो पड़ी हुई संख्या पड़ी हुई रेखाएं कितनी थी अपने पास में? 2। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई अपने पास में? 2। खड़ी हुई रेखाएं कितनी थी अपने पास में? 3। तो खड़ी हुई संख्या कितनी हो गई? 3। तो इस आलू का क्रम क्या हो गया? 2/3 हो गया या फिर 2 गुना 3 हो गया। अच्छा, इसके बाद में देखो, जो आलू होता है मैंने यहाँ पे इसको कैपिटल ए से दर्शाया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आलू होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। आलू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल A, B, C एक्सेट्रा। ठीक है। और इनके जो अवयव होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी A, B, C एक्सेट्रा। तो मैंने क्या कहा? आलू को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा दर्शाया जाता है और इसके अवयव या एलिमेंट या फिर प्रविष्टियों को किसे दर्शाता है? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा दर्शाते हैं। इस टॉपिक है आलू का क्रम। तो आलू का क्रम ये अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो आलू होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा दर्शाते हैं, यानी A बराबर हो गया आपके पास में कोई आलू अपने को दिया है 5 - 1 0 3 5 और 6। तो इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो क्या होगी? तो पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए अपन क्या देखेंगे कि इसमें क्षैतिज रेखा यानी पड़ी हुई रेखाएं कितनी है? 1 और 2। तो यहां पे क्या लिखूं? 2 गुणा ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी स्तंभों की संख्या, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है? 3। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो इस आलू का क्रम क्या हो गया? 2/3 या 2 गुना 3। अब ये किसी भी क्रम में हो सकती है, वर्गाकार भी हो सकती है, यानी इसका जो आकार है वो कैसा हो सकता है? वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, क्योंकि आयत का ही एक रूप क्या होता है? वर्ग होता है। तो दूसरा, अगर ये आलू B है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 5 - 1 √3 6 - 4 -2 0 और 1। अब इसके क्रम की अगर मैं बात करूं, इसका क्रम क्या हो गया? इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं? 1 2 और 3। क्षैतिज रेखाएं की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो क्षैतिज रेखाओं की संख्या है यानी पड़ी हुई रेखाओं की संख्याएं हैं वो क्या होंगी? पंक्तियों की संख्या। और पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3 या गुणा ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या यानी स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। तो इसका क्रम क्या हो गया? 3 गुणा 3 या 3/3 क्रम का आलू क्या हो गया? B हो गया। अगर मैं इसकी सामान्यतः जनरल आलू का क्रम की बात करूं तो जैसे मान लो ये आलू A है और इसका क्रम है n/n। n/n का मतलब हो गया कि आलू A में n पंक्तियों की संख्या हो गई और n क्या हो गया? स्तंभों की संख्या हो गई। तो यदि किसी आलू में पंक्तियों की संख्या n और स्तंभों की संख्या n है तो उस आलू का क्रम क्या होगा? n/n क्रम का होगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? aij और m/n। यहाँ पे एक क्या है? सफिक्स है। और i और j का मतलब क्या हो गया वो भी अपन समझते हैं। इससे पहले n तो क्या हो गया? पंक्तियों की संख्या। क्या हो गया? पंक्तियों की
संख्या और n क्या हो गया, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो क्रम अपन लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या लिखेंगे और उसके बाद में क्या लिखेंगे, स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। अब इसको ध्यान में रखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, m आता है, तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या क्या हो गई, m हो गई। m के बाद में क्या आता है, n आता है, तो n क्या हो गया, स्तंभों की संख्या हो गया। aij में क्या होता है, एक सफिक्स है, एक क्या यहाँ पे सफिक्स है, i और j, तो i और j का मतलब क्या हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ aij का मतलब क्या हो गया कि iv पंक्ति और jवा स्तंभ, यानी iv पंक्ति तथा jवा स्तंभ। यानी इसको क्या पढ़ेंगे कि ये जो अवयव है वो कौन सा अवयव है, iv तो पंक्ति का है और jवे स्तंभ का क्या है, एक अवयव है। जैसे मैंने कोई आलू a लिया और वो आलू किस प्रकार का लिया मैंने कि यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33 और A34। इसका मतलब देखो क्या हो गया, जो अवयव एक है वो क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अवयव जो दूसरा है वो क्या है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अवयव जो A13 है वो पहली पंक्ति का अवयव है, लेकिन स्तंभ कौन सा है, तीसरा स्तंभ। A14 पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। ऐसे ही जो अवयव A21 है वो क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ और ऐसे ही तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। पंक्ति देखो तीन हो गई, 1 2 और 3, तो पंक्ति तो हो गई 3। स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ। तो कौन सा अवयव हो गया, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। आगे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। पंक्ति तो तीसरी है लेकिन स्तंभ चेंज हो गया। आगे देखो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ है। तो अब इसका क्रम जो होगा वो क्या होगा, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो पंक्तियों की संख्या सबसे पहले क्या आता है, पंक्तियों की संख्या आती है, उसको किससे नोट करते हैं, n से। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। बाई स्तंभों की संख्या कितनी है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी हुई रेखाएं कितनी है, 1 2 3 और 4। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो इस आव्यूह A का जो क्रम है वो क्या हो गया, 3/4 हो गया, या 3 गुणा 4 क्या हो गया, इस आव्यूह A का क्रम हो गया। मैंने ये आपको बताया था कि आव्यूह की अवयव के मध्य क्या नहीं होता, कोमा का यूज नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद में देखो, इसके बाद में अगर मैं इसके अवयव की बात करूं, आव्यूह A में अवयव की बात करूं तो अवयव क्या होंगे इसमें, तो अवयव होंगे इसमें वो होंगे 3 × 4 = 12, यानी अवयव की संख्या कितनी हो गई इसमें, 12 हो गई। ऐसे ही अगर मैं इस सामान्य जो आव्यूह है उसमें अवयव की बात करूंगा तो इसमें देखो n तो पंक्ति थी और n क्या थे, स्तंभ थे। तो इस आव्यूह A में यानी जो आव्यूह m/n की जो आव्यूह थी उसमें अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, उसमें अवयव की संख्या हो जाएगी mn। तो अपने को जब भी किसी आव्यूह में अवयव की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, उस आव्यूह का क्रम देखेंगे और क्रम देखने के बाद में उनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या अपने को प्राप्त होती है वो क्या होती है, उस आव्यूह A में या फिर आव्यूह B में क्या होंगे, अवयव की संख्या होगी। जैसे एक मैं एग्जांपल और लेता हूं,
जैसे अपने पास में कोई आयु बी है और आयु बी जो अपने पास में है वो कुछ इस प्रकार की है। तो आयु बी में जो क्रम होगा वो क्या होगा, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, क्योंकि क्षैतिज रेखा इसमें 2 है तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 2। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है इसमें 4, यानी खड़ी जो रेखाएं हैं वो कितनी है 4, तो कितना हो गया 2/4। मैंने ये आपको बताया था कि सबसे पहले पंक्तियों की संख्या आती है, उसके बाद में क्या आएगा स्तंभों की संख्या आएगी। तो इस आयु बी में जो ऑर्डर होगा आपका यानी क्रम होगा या कोटि होगी वो कितनी होगी 2/4 होगा। तो अगर मैं आयु बी में अवयव की संख्या की बात करूं, यानी आयु बी में अवयव क्या होंगे, तो अवयव अपने देखा था कि अगर किसी आयु में n पंक्ति और n स्तंभ होते हैं तो उसमें अवयव होते हैं mn या m गुणा n। तो यहाँ पे अपने पास में जो इसका क्रम है आयु b का वो क्रम क्या है 2/4 का क्रम है। तो 2 × 4 तो अवयव कितने हो गए 8। तो अवयव की संख्या देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसे अपने किसी भी आयु के क्या ज्ञात कर सकते हैं अवयव की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि उस आयु में अवयव की संख्या कितनी है। अच्छा, इसमें जो एग्जाम के जो व्यू से अगर अपने क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इसमें किस प्रकार का बनता है वो अपने को दे देगा कि उस आयु का संभावित क्रम बताइए जिसकी अवयव 8 है, यानी अवयव की संख्या कितनी होगी 8 होगी। दोबारा सुनना क्या बोल रहा हूं, उस आयु का संभावित क्रम बताइए जिसमें अवयव की संख्या क्या होगी 8 होगी। तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं जो अपने अच्छा ये बताइए जो 8 है वो क्या है प्राकृत संख्या, यानी जो 8 है वो किससे क्रॉस करता है नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या से क्रॉस करता है। तो प्राकृत संख्याओं के जितने भी संभावित क्रमिक युग्म है उनका गुणन कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो क्रमिक युग्म अपने को देख रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के क्रमिक युग्म की बात कर रहा हूं मैं। तो प्राकृत संख्याओं के क्रमिक युग्म के गुणनफल का मान कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो वो क्या क्या होंगे 1,8 हो सकता है, 8,1 हो सकता है, या फिर 2,4 हो सकता है, या 4,2 हो सकता है। तो ये क्या है क्रमिक युग्म है, किसके अवयव 8 के संभावित क्रमिक युग्म है। तो फिर आयु बी में जो संभावित क्रम होगा वो क्रम क्या होगा आयु बी का संभावित क्रम जो होगा वो क्या होगा 1/8 या फिर 8/1 या फिर 2/4 या फिर 4/2। ये क्या होगा उस आयु का संभावित क्रम होगा जिसमें अवयव की संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो इसमें आयु बी में संभावित क्रम कितने हो गए अपने पास में 4 संभावित क्रम हो गए। और वो कौन कौन से क्रम हैं, पहला क्रम तो हो गया 1/8, दूसरा 8/1, तीसरा 2/4 और चौथा 4/2। तो ये क्या हो गया संभावित क्रम हो गया किसका आयु बी का। ऐसे ही अगर वो ऐसे बोल दे कि उस आयु का संभावित क्रम याद कीजिए जिसमें अवयव की संख्या क्या हो 6 हो, यानी अपने पास में अब अवयव की संख्या कितनी दे दी उसने 6 दे दी और उस आयु का क्रम पूछ लिया जिसमें अवयव की संख्या क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे ज्ञात किया है वैसे ही आप उस आयु का क्रम लिख सकते हो जिसमें अवयव की संख्या क्या होगी 6 होगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है जो 6 नंबर है उसके जितने भी संभावित क्रम है यानी क्रमिक युग्म है वो क्या क्या हो सकते हैं। एक तो होगा 1/6, अच्छा क्रमिक युग्म की बात करें तो 1,6 होगा, दूसरा 6,1 होगा, तीसरा 3,2 होगा और चौथा 2,3 होगा। इसके अलावा संभावित क्रम नहीं बनेगी किसके अवयव 6 के। तो फिर जो भी आयु अपने को दी गई है जिसमें अवयव की संख्या 6 थी तो उसमें संभावित क्रम जो होंगे वो क्या होंगे, संभावित क्रम जो होंगे वो क्या होंगे अपने पास में होगा 1 × 6, 6 × 1,
और 3 गुणा 2 और 2 गुणा 3। अब देख लो इन संभावित क्रमों में अवयव की संख्या कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो अपने को जो एग्जाम की तरफ से जो क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन इसी प्रकार का बनता है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का पुटअप होता है यहाँ से कि उस अवयव का संभावित क्रम बताइए जिसमें क्या होते हैं, 6 अवयव होते हैं या 8 अवयव होते हैं या फिर 12 अवयव होते हैं। वो कैसा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, कैसा भी क्वेश्चन दे आपको, तरीका अपना ये होना चाहिए। ठीक है,